हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैक्ट पर। तो मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ हिस्ट्री का क्लास, जो कि एकदम स्टार्टिंग से होगा। तो चलिए चला जाए लेट ना करते हुए अपने क्लास पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले हम लोग? हिस्ट्री, इतिहास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, और हास का मतलब होता है हुआ था, ऐसा ही हुआ था। तो अब लिख लिया जाए इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास क्या होता है? तो ऐसी घटना का अध्ययन जिनका स्रोत प्रभाव दिखाई देता है उसे ही क्या कहते हैं? इतिहास। ऐसी घटनाओं का अध्ययन जिनका स्रोत और प्रभाव दिखाई देता है स्रोत और प्रभाव दिखाई देता है उसे ही इतिहास कहते हैं। कहने का मतलब जिसका भी स्रोत मिला है और उसका प्रभाव कुछ रहा है, उसी के बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसे ही इतिहास कह लेते हैं। अब देख लिया जाए इतिहास की खोज किसने किया था। तो इतिहास के खोजकर्ता या इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस। कौन है इतिहास के जनक? हेरोडोटस। पेन चेंज कर लूं ताकि अच्छा दिखे। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ये यूनान के थे। कहां के थे? यूनान के। इनका जन्म हुआ था 484 ईसा पूर्व। और मृत्यु हुई थी 425 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु हुई थी 425 ईसा पूर्व। इनकी पुस्तक है, हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका। आगे देख लिया जाए। भारत में इतिहास के जनक किसको माना जाता है? तो भारत में इतिहास के जनक दो लोग को कुछ विद्वान मानते हैं। मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूलर निकेटर का सेनापति था, जिसे हेलेना के साथ इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब विवाह किए थे अपनी पुत्री हेलेना का, तो उनके साथ ही भेजे थे मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो कुछ लोग इनको ही भारत के इतिहास के जनक मान लेते हैं। इनकी बुक है इंडिका। इनकी बुक कौन सी है? इंडिका। इसमें क्या
मिलता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का उल्लेख मिलता है। प्रशासन का इतिहास इसमें मिलता है। और दूसरा, हमारे कुछ विद्वान मानते हैं दूसरे पुरुष कलहड़ को कि इन्होंने भारत इतिहास की शुरुआत की। कलहड़ बुक लिखे थे, कौन सा बुक? तो राजतरंगिणी। इसमें क्या है राजतरंगिणी में? तो इसमें कश्मीर का इतिहास है। हम लोग वही पॉइंट पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कश्मीर का इतिहास। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल हमारा पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये कब से कब चला था प्रागैतिहासिक काल? तो प्रारंभ से 3000 BC तक का जो टाइम पीरियड था वही हमारा प्रागैतिहासिक काल कहलाया। और दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। दूसरा हमारा क्या है? आदि ऐतिहासिक काल। जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये कब से कब तक चला? तो ये चला 3000 BC से लेकर 500 BC तक। और तीसरा हमारा होता है ऐतिहासिक काल। तीसरा हमारा होता है क्या? ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड हमारा कब से कब तक चला था? तो 500 BC के बाद का जो समय था वही हमारा ऐतिहासिक काल कहलाया। तो अब एक एक के बारे में पढ़ लिया जाए। प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। प्रागैतिहासिक काल का तो साक्ष्य मिला लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिला। साक्ष्य मिला है इसका लेकिन लिखित साक्ष्य कोई नहीं मिला। साक्ष्य मिला है तभी तो पता लगा कि प्रागैतिहासिक काल हमारा था, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले।
प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? काल के जनक तो रॉबर्ट ब्रूक्स फूड, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्रूक्स फूड। इन्होंने रॉबर्ट ब्रूक्स फूड मद्रास के पलवरम में एक पत्थर की कुल्हाड़ी खोजी थी। तो इस पॉइंट को भी लिख लिया जाए। हम लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा। रॉबर्ट ब्रूक्स फूड क्या किए थे? तो मद्रास के पलवरम, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मद्रास के पलवरम में एक पत्थर की कुल्हाड़ी खोजी थी। तो जितना भी प्रागैतिहासिक से क्वेश्चन आते हैं ये सब हमने समझ लिया। अब चलते हैं आज ऐतिहासिक काल पर। दूसरा हमारा क्या है? आज ऐतिहासिक काल। इस काल के साक्ष्य मिले हैं। इस काल के लिखित स्रोत भी मिले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में स्रोत लिखित नहीं मिला था, तो इसमें मिला है। इस काल लिखित स्रोत भी मिले हैं। लिखित स्रोत तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। क्यों नहीं पढ़ा जा सका? क्योंकि उनकी लिपि दूसरी ही थी, देवनागरी लिपि नहीं थी। अगर देवनागरी लिपि होती तो लोग उसे पढ़ ही लेते, वो दूसरे लिपि में लिखा गया था। अब इसके जनक के बारे में, आदि ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? तो इसके जनक है जॉन मार्शल। इसके जनक कौन है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इसके जनक हैं। जॉन मार्शल के निर्देश पर ही आगे हम लोग पढ़ेंगे 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। उन्हीं के निर्देश पे वही निर्देशित किए थे। तो जॉन मार्शल उस समय क्या थे? तो वो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक थे। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब पढ़ लिया जाए ऐतिहासिक काल। तीसरा पॉइंट हमारा है ऐतिहासिक काल।
ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, इस काल के स्रोत भी मिले थे। इस काल के स्रोत मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिला है। लिखित स्रोत और पढ़ा भी गया है, उन साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सका है और पढ़ा भी गया है। इसके जनक कौन है? हेरोडोटस, जो इतिहास के जनक है वही ऐतिहासिक काल के भी जनक हैं, हेरोडोटस। यही हमारे ऐतिहासिक काल के जनक हैं। आगे देख लिया जाए। प्रागैतिहासिक काल में ही पाषाण काल चला, प्रागैतिहासिक काल में ही पाषाण काल चला, जिसको बोलते हैं स्टोन एज। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा हमारा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। तीसरा हमारा क्या है? नवपाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल कब से कब तक चला, इस बात पे ध्यान दीजिए। ये चला हमारा प्रारंभ से 10,000 BC तक चला ये। और हमारा मध्य पाषाण काल चला 10,000 BC से लेकर 5500 BC। और नवपाषाण काल कब से कब तक चला? 5500 से लेकर 3000। हमारा प्रागैतिहासिक काल भी प्रारंभ से कितना चला था? 3000 BC। तो इसी के अंतर्गत आया, प्रागैतिहासिक काल के ही अंतर्गत हमारा क्या आ गया? पाषाण काल आ गया। इसीलिए मैं प्रागैतिहासिक काल के सामने लिखी हूं पाषाण काल, इसी में ही चला पाषाण काल। तो अब चला जाए, एक एक टॉपिक को पढ़ लिया जाए। औजारों के प्रयोग के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया गया। पूरा पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। किसके आधार पे? औजारों के प्रयोग के आधार पर।
पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से थे पूरा पाषाण काल को जो 3 भागों में बांटा गया? पहला हमारा भाग निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। दूसरा हमारा क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा हमारा है उच्च पूरा पाषाण काल। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो औजारों के प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब एक एक टॉपिक पे ध्यान दे लिया जाए। पहला हमारा क्या है? पूरा पाषाण काल का भाग निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल। इस काल के औजार पत्थर के बने होते थे और बहुत ही बड़े और बेडौल थे, मतलब उनकी कोई आकृति निश्चित पता नहीं चलती थी। इस बात को लिख लिया जाए। इस काल के उपकरण, उपकरण मतलब औजार पत्थर के वो बड़े होते थे, बड़े और बेडौल होते थे, मतलब बिना आकृति के होते थे। और भारी भी होते थे, बहुत ही भारी होते थे। इस काल का मानव गुफा में निवास करता था। इसका मानव कहाँ रहता था? गुफा में रहता था। इसके साक्ष्य सोहन नदी घाटी से मिला है, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। लिख लिया जाए इसको भी। इसके साक्ष्य सोहन नदी घाटी से मिला है। सोहन नदी घाटी से मिला है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। इसलिए इसे सोहन, किसको? निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा पॉइंट देख लिया जाए, मध्य पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल दूसरा भाग है, मध्य पूरा पाषाण काल।
ये औजारों के आकृति के आधार पर, उनके प्रयोग के आधार पर बांट दिया गया था 3 भागों में। तो मध्य पाषाण काल, इस काल के औजार क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। इस काल के औजार किससे बने होते थे? क्वार्टजाइट पत्थर के। लिख लिया जाए। इस काल के औजार क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। औजार फलक तस्तरीनुमा होते थे। फलक के आकृति का जैसे फलक होता है वैसे ही होते थे। औजार फलक नुमा, या तस्तरी नुमा भी बोल सकते हैं इसको, या तस्तरी नुमा। फलकनुमा और तस्तरीनुमा जैसे होते थे। इसलिए इसे फलक संस्कृति भी कहा गया है। किसको? मध्य पूर्व पाषाण काल को। इसे फलक संस्कृति भी कहा गया है। फलक संस्कृति भी कहा गया है। ये जो फलकनुमा तस्तरीनुमा औजार होते थे, इनका साक्ष्य हमारा मिला है महाराष्ट्र से। इसका साक्ष्य कहां से मिला है? महाराष्ट्र के नेवासा से और झारखंड के सिंहभूमि से। दो जगहों से मिला है, महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र के नेवासा से और सिंहभूमि झारखंड से। सिंहभूमि झारखंड से मिला है फलक नुमा औजार। आगे चलते हैं उच्चपुरा पाषाण काल। तीसरा टाइप क्या है? उच्चपुरा पाषाण काल। इस काल के औजार ब्लेड के जैसे होते थे। धीरे धीरे उनके आकृति में चेंजेस होता गया। अब पहले बहुत ही भारी होते थे, दूसरे मध्य पूर्व पाषाण काल में थोड़ा सा छोटा हुआ तो हल्का हुआ, इसमें एकदम हल्का सा हो गया, ब्लेड के माफिक। इस काल के औजार ब्लेड जैसे होते थे। इस काल का मानव चित्रकारी भी सीख गया था।
इस काल का मानव चित्रकारी भी सीख गया था। चित्रकारी का साक्ष्य मिला है हमारा कहाँ से, तो एमपी के भीमबेटका से। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। इस काल में आग का आविष्कार हुआ। आग की खोज तो हो गई थी, लेकिन उनका प्रयोग करना मानव अभी सीखा नहीं था। लेकिन आग का प्रयोग करना मानव को पता नहीं था। तो इससे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आग की खोज कब हुई थी, तो उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल दिया होगा तो उच्च पूरा पाषाण काल पे मारेंगे, नहीं तो पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गया था, खोज हुआ था, लेकिन मानव उसका प्रयोग नहीं जानता था कि आग का यूज कहाँ है। आगे धीरे धीरे मानव विकास करेगा और आग का भी प्रयोग करना सीख जाएगा। तो दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा मध्य पूरा पाषाण काल। दूसरा हमारा रहेगा मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में मानव आग का प्रयोग करना सीख गया। इस काल में मानव आग का प्रयोग सीख गया। इस काल का मानव क्या किया, आग का प्रयोग करना सीख गया। इसी काल में तीर कमान का आविष्कार हुआ। तीर कमान का आविष्कार हुआ। इस काल के औजार बहुत ही छोटे होते थे। धीरे धीरे छोटा होता गया औजार। इस काल के औजार अत्यधिक बहुत ही छोटे होते थे। इसलिए इसे माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। किस काल को माइक्रोलिथ काल कहते हैं, इसलिए इसे माइक्रोलिथ काल कहते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ काल। सॉरी, ये मध्य पूरा नहीं, मध्य पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल का भाग नहीं है, मध्य पाषाण काल, इसलिए इसे माइक्रोलिथ काल कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ काल। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल के औजार बहुत ही छोटे होते थे।
इस काल में पशुपालन आरंभ हो चुका था। पशुपालन आरंभ हुआ था इसी काल में। पहला पशु हमारा क्या था? कुत्ता। और दूसरा कौन था? घोड़ा। पहला पालतू पशु हमारा कौन था? कुत्ता। और दूसरा कौन था? घोड़ा। पशुपालन का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? तो आदमगढ़ के एमपी से, एमपी के आदमगढ़ से, और बागौर राजस्थान में है, वहां से मिला है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला है? हमारा आदमगढ़ से मिला। कहां से मिला? तो आदमगढ़ एमपी में है। आदमगढ़ हमारा कहाँ है? एमपी। और बागौर से मिला, दूसरा हमारा बागौर से मिला। बागौर कहाँ है? राजस्थान में। बागौर हमारा कहाँ है? राजस्थान। इसी काल में अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है। मानव के अस्थि पंजर का साक्ष्य। मानव के अस्थि पंजर का साक्ष्य। ये कहां से मिलता? प्राचीनतम साक्ष्य बोले इसको तो सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य। कहां से मिला है? तो प्रतापगढ़, जो कि यूपी में है। प्रयागराज का जिला है, प्रतापगढ़ में से मिला है। कहां है प्रतापगढ़? यूपी। 3 जगह से मिला है हमारा प्रतापगढ़। सराय नहर राय, दूसरा क्या है? सराय नहर राय, सराय नहर राय, और महदहा से मिला। और कहां से मिला है? महदहा। तीसरा हम पहला प्रतापगढ़ से, दूसरा सराय नहर राय, और तीसरा महदहा से मानव का अस्थि पंजर का साक्ष्य मिला है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं नवपाषाण काल पर। सॉरी, इसमें भी 1-2 और टॉपिक हैं, लिख लिया जाए उसको। राजस्थान के सांभर झील के निकट मध्य पाषाण काल में ही क्या मिला? राजस्थान के सांभर झील के निकट। सांभर झील के निकट विश्व में प्राचीनतम वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। वृक्षारोपण का मतलब वृक्ष रोपा गया था वहां पर। रोपण का साक्ष्य मिला है। कहां से? राजस्थान के सांभर झील के निकट। तो हमने देख लिया मध्य पाषाण काल में जो भी पॉइंट थे। अब चलते हैं नवपाषाण काल पर। आइए चलते हैं नवपाषाण काल। आइए जानते हैं इतिहास। नवपाषाण काल इस काल का मानव कृषि करना सीख गया था।
इस काल का मानव कृषि करना सीख गया था। कृषि का साक्ष्य मिला है हमारे दो जगहों से। कृषि का साक्ष्य कहां से मिला है तो देख लिया जाए। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, वहां से मिला है। कृषि का साक्ष्य दो स्थान से मिला है। पहला मेहरगढ़ पाकिस्तान, और दूसरा हमारा है कोल्डिहवा प्रयागराज। कोल्डिहवा कहाँ है तो हमारा प्रयागराज। यहाँ पे धान की खेती। ये भी प्रश्न आता है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था तो हमारा कोल्डिहवा से ही मिला था। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य सर्वप्रथम धान की खेती यहीं पे की गई थी। और मेहरगढ़ से क्या मिला है तो गेहूं और जौ। गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ। और देख लिया जाए इस काल के मानव ने पहिया का आविष्कार किया था। इस काल का मानव पहिया का आविष्कार किया था। इस काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ। इस काल में ही क्या हुआ, पहिए के आविष्कार हुए। बिहार के चिरौंज से साक्ष्य मिला है। एक हड्डी के औजार का साक्ष्य कहां से मिला है, हमारे बिहार के चिरौंज से। इस काल के औजार मिला है बिहार के चिरौंज से। बिहार के चिरौंज से इस काल के हड्डी के औजार मिले हैं। तांबे की खोज हुआ इसी काल में। तांबे की खोज किस काल में हुआ, नवपाषाण काल में। अगला पॉइंट लिख लीजिए, नवपाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई। तांबे का आविष्कार हुआ। मानव द्वारा प्रयोग होने वाला पहला धातु कौन था, तांबा ही था। तो इस पॉइंट को भी याद रखेगा। तांबा क्या था, मानव द्वारा प्रयोग होने वाला पहला धातु। पहला धातु था ये तांबा। और बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में क्या मिला है तो गर्त आवास, मतलब गड्ढे में आवास बनाकर इस काल का मानव रहता था। बुर्ज होम कहाँ है ये, कश्मीर में। गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। गर्त आवास मतलब गड्ढे में घर बनाकर मानव रहता था।
बुर्ज होम में ही मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। उस समय सोचिए कितना कुत्ता और मानव में लगाव रहता था। शुरू से ही कुत्ता और मानव में लगाव इतिहास में भी था और आज भी है। बुर्ज होम में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यहां से एक और साक्ष्य मिला है। एक ही कब्र में 3 मानव किस काल में? नवपाषाण काल में मिला है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकालों का साक्ष्य। कहां से मिला है? ये हमारे हरियाणा से ही मिला है। दमदमा में मिला था। दमदमा कहाँ है? ये दमदमा हमारे भारत में है, हरियाणा में। यहाँ तक ही मैं सेशन का अंत करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट का स्टडी होता है, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।